भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक मैं राघवेंद्र यादव। यहाँ पर 1945 आज का यह वीडियो आधारित है मानवपरांत विश्व भारत में रत्न देण्याची कैलेंडर सोय निर्माण करण्यात के आली. आधार। तो 2014 जानिएगा मध्ये विश्व सेवा, में कला, कैलेंडर साहित्य, निर्माण के आधार के विज्ञान, बारे में। विश्वशांती, तो मानव समय के विकास साथ खातिर. आइए बताते हैं यहाँ पर विश्व में कैलेंडर निर्माण के आधार। सबसे पहले सौर कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। पॉइंट सौर कैलेंडर। सौर कैलेंडर का निर्माण सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष गतियों के आधार पर किया जाता है। वर्ष की गणना करने के तरीके में विभिन्नता के आधार पर ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है सायन सौर वर्ष, दूसरा है निर्णय या नक्षत्रीय सौर वर्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं सायन सौर वर्ष के बारे में। तो यहाँ पर सायन सौर वर्ष सूर्य जितने समय में संक्रांति या विषुव का एक चक्र पूर्ण करता है उसे सायन सौर वर्ष कहा जाता है। सामान्यतः इसकी गणना वसंत विषुव के सापेक्ष की जाती है। इसमें औसतन 365 दिन और 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड यानी 46 सेकंड होते हैं। आगे सायन सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर ऋतुओं के साथ पूर्णतः समायोजित होते हैं। यहाँ पर बताया सायन सौर वर्ष के बारे में। अब बताते हैं निर्णय या कहें नक्षत्रीय सौर वर्ष के बारे में। जानिए एक निर्णय वर्ष वह समय होता है जिसमें पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित नक्षत्रों के सापेक्ष सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है। दूसरे शब्दों में निर्णय वर्ष वह समय अंतराल है जिसमें सूर्य क्रांतिवृत्त पर एक निश्चित नक्षत्र से चलकर पुनः उसी नक्षत्र पर लौट आता है। अंतरिक्ष में स्थित इन नक्षत्रों को 12 राशियों में विभक्त किया गया है जिनका अवलोकन सूर्यास्त और सूर्य उदय के पूर्व किया जा सकता है। एक निर्णय वर्ष में औसतन 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.76 सेकंड होते हैं। यहाँ पर बताया गया निर्णय या कहें नक्षत्रीय सौर वर्ष के बारे में। आगे बात करते हैं यहाँ पर बताया गया सौर कैलेंडर के बारे में। अब चलिए आगे। अब यहाँ पर बताएंगे चंद्र कैलेंडर के बारे में। तो जानिए चंद्र कैलेंडर के बारे में। तो यहाँ चंद्र कैलेंडर का निर्माण चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के आधार पर निर्मित चंद्र मासों के आधार पर किया जाता है। एक चंद्र मास की गणना पूर्णिमा या अमावस्या तक की जाती है। इसमें भी सौर्य वर्ष की भांति 12 माह होते हैं, परंतु इन 12 महीनों से कुल 354 दिन ही बनते हैं। फलतः यह सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होता है। ऋतुओं के साथ साम्य बनाए रखने के लिए प्रत्येक 2 से 3 वर्ष पश्चात एक अतिरिक्त मास जोड़ना पड़ता है। हिंदू पंचांग पद्धति में इसे अंतर्निवेशन को अधिमान्य या मलमास की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर बताया गया चंद्र कैलेंडर के बारे में। चंद्र कैलेंडर आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर
चंद्र सौर कैलेंडर के बारे में। तो जानिए चंद्र सौर कैलेंडर पॉइंट। निर्यण या नक्षत्रीय सौर वर्ष व चंद्र मासों के आधार पर निर्मित किए गए कैलेंडर को चंद्र सौर कैलेंडर कहा जाता है। दोनों में समायोजन के लिए 2 या 3 वर्ष के बाद एक माह का अंतर्निवेशन कर कैलेंडर को ऋतुओं के समतुल्य लाया जाता है। हिंदू पंचांग इसका सर्व प्रमुख है उदाहरण है। यहाँ बताया गया चंद्र सौर कैलेंडर के बारे में। इस तरह से यहाँ पर बताया गया सौर कैलेंडर के बारे में, इसके बाद बताया गया चंद्र कैलेंडर के बारे में, इसके बाद चंद्र सौर कैलेंडर के बारे में। इस तरह से यह विषय विश्व में कैलेंडर निर्माण के आधार बताया गया। इसके अंतर्गत इतना कवर किया गया। अब आगे बात करेंगे। अगला टॉपिक है भारतीय कैलेंडर से विभिन्न मास के बारे में। तो जानिएगा भारतीय कैलेंडर से विभिन्न मास। तो भारतीय कैलेंडर में विभिन्न मास के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले सौर मास है। तो जानिए सौर मास के बारे में। यहाँ पर सौर मास सूर्य अंतरिक्ष में खगोलीय गोले की पट्टी पर स्थित 12 राशियों में विभाजित 27 नक्षत्रों के सापेक्ष गति करता हुआ प्रतीत है। यहाँ पर यद्यपि गति पृथ्वी सूर्य के चतुर्दर्शिक करती है। यहाँ पर कहने का यह तात्पर्य रहा है सूर्य अंतरिक्ष में खगोलीय गोले की पट्टी पर स्थित 12 राशियों में विभाजित 27 नक्षत्रों के सापेक्ष गति करता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य एक राशि को जितने समय में पार कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है उतने समय को एक सौर मास कहा जाता है। जब सूर्य एक राशि की समाप्ति पर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तब ऐसी स्थिति को संक्रांति कहा जाता है। वास्तव में सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति का समय ही सौर मास है। सौर मास का औसत मान 30.44 दिन है। यहाँ पर बताया गया सौर मास के बारे में। अब यहाँ पे चंद्र मास के बारे में भी जान लीजिए। चंद्र मास के बारे में जानिए। चंद्र मास की बात करते हैं। चंद्र मास की कला में घट बढ़ के 2 पक्षों को मिलाकर एक चंद्र मास का निर्माण होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर अमावस्या को पूर्ण होने वाला आमांत या मुख्य चंद्र मास व कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक पूरा होने वाला गौण चंद्र मास। एक चंद्र मास का औसत मान 29.33 यहाँ पर 29.53 दिन होता है। भारतीय पंचांग व्यवस्था में वर्ष की गणना निर्यण सौर वर्ष के आधार पर की जाती है। व महीनों की गणना के लिए चंद्र मास को आधार बनाया जाता है। यहाँ पर बताया चंद्र मास, इसके पहले बताया सौर मास के बारे में। इस तरह से यहाँ पर बताया गया भारतीय कैलेंडर में विभिन्न मास के बारे में। अब आगे बात करेंगे अगले टॉपिक पर। चलिए, टॉपिक है हिंदू पंचांग। तो जानते हैं हिंदू पंचांग के बारे में। तो यहाँ पर जानिए हिंदू पंचांग के बारे में। हिंदू पंचांग, पंचांग शब्द संस्कृत से लिया गया है। यह 2 शब्दों के मेल से बना है। पंच मतलब 5 और अंग, तो यहाँ पर अंग मतलब हिस्सा। तो यहाँ पर पंच मतलब 5 और अगला है अंग मतलब हिस्सा।
ये पांच हिस्से इसका प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, जैसे इस प्रकार हैं 5 हिस्से। इसमें वार, तिथि, करण, योग और नक्षत्र। इसमें ये 5 हो गए। वार हो गया, तिथि और करण हो गया और योग हो गया और नक्षत्र हो गया। आगे पंचांग में निरयण, सौरवर्ष व चंद्र माह दोनों को एक ही ढांचे में समायोजित किया जाता है। पंचांग के विभिन्न अंग निम्नलिखित हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले यहाँ पे तिथि की बात करते हैं। तिथि, तो यहाँ पर तिथि सूर्य और चंद्रमा के मध्य का कोण या काल है। तिथि की गणना चंद्रमा की गति से की जाती है। जब चंद्रमा एक कला या लगभग 12 डिग्री सूर्य से आगे निकल जाता है तब एक तिथि पूर्ण होती है। चंद्रमा जब सूर्य से दूर जाता है तब बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस समय को ही शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इसमें 15 तिथियां होती हैं। ठीक इसी प्रकार जब चंद्रमा सूर्य के नजदीक आता है तब वह घटता हुआ दिखाई देता है। इस समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसमें भी 15 तिथियां होती हैं। तिथि का मान 19 से 26 घंटे के बीच होता है एवं इसका औसत मान 23 घंटा 37 मिनट और 28 सेकंड है। तो यहाँ पर बताया तिथि के बारे में। अब बात करते हैं वार। तो वार के बारे में जानिए। वार के बारे में भारतीय पंचांग के अनुसार एक वार एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक रहता है। वार को आहरगण के नाम से भी जाना जाता है। वारों का प्रचलित क्रम समस्त विषय में एक जैसा है। 7 वारों के नाम निम्न हैं, जिसमें रविवार, दूसरा सोमवार और तीसरा है मंगलवार और यहाँ पे तीसरा हो गया मंगलवार, चौथा हो गया यहाँ पे बुधवार हो गया और यहाँ पर और 5वां है गुरुवार और यहाँ पर 6वां है शुक्रवार और 7वां होता है शनिवार। तो यहाँ पर नंबर 1 रविवार, नंबर 2 सोमवार, नंबर 3 मंगलवार, नंबर 4 बुधवार, नंबर 5 गुरुवार, नंबर 6 शुक्रवार, नंबर 7 शनिवार। यहाँ पर 7 वारों के बारे में बताया गया। ये रहा वार के बारे में। अब आगे बात करते हैं करण। तो करण के बारे में जानिए पॉइंट। तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है। जितने समय में सूर्य और चंद्रमा के बीच का कोण 6 डिग्री हो जाता है उसे करण की संज्ञा दी जाती है। पंचांग में करणों की संज्ञा 11 है। महीने 11, तो यहाँ पे पंचांगों में महीने नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर पंचांगों में करणों की संज्ञा 11 है, 11 मानी जाती है। 11 मानी गई है, महीना नहीं, यहाँ पे गलत हो गया था। 11 मानी जाती है। इन 11 है करणों में से 4 करण स्थिर व 7 करणों को चर माना गया है। इसमें स्थित करण नंबर 1 शकुनी, नंबर 2 चतुष्पद और नंबर 3 नाग, नंबर 5 किस्तुंग है, नंबर 4 है किस्तृंग और चरण। अब यहाँ पे हो गया स्थिर करण के बारे में। अब यहाँ पे चर करण के बारे में जानिए। नंबर 1 बव, नंबर 2 बालव और नंबर 3 कौलव और नंबर 4 है तैतिल और नंबर 5 है गर। तो ये हो गया। और नंबर 6 है वर्णिज और नंबर 7 है विशिष्ट। तो ये हो गया 4 चर करण। यहाँ पे स्थित करण और चर करण बताया हमने। यह रहा करण पर पॉइंट।
अब यहाँ पे अगला है नक्षत्र। तो जानिए नक्षत्र के बारे में। चौथा है नक्षत्र। तो नक्षत्र की बात करते हैं यहाँ पर। अंतरिक्ष में क्रांतिवृत्त पर विभिन्न रूपों में दिखाई देने वाले तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। संपूर्ण संपूर्ण 360 डिग्री के क्रांतिवृत्त को 12 राशियों या 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। आकाश में सूर्य एवं चंद्रमा की विभिन्न गतियों का इन्हीं नक्षत्रों के सापेक्ष पृथ्वी से अवलोकन किया जाता है। चंद्रमा इन्हीं नक्षत्रों के सापेक्ष पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी कल्पना की है। इसमें नंबर 1 अश्वनी, नंबर 2 भरणी, नंबर 3 कृत्तिका है, नंबर 4 रोहिणी और नंबर 5 है मृगशिरा और नंबर 6 है आर्द्र, नंबर 6 आर्द्र और नंबर 7 है पुनर्वसु और नंबर 8 है पुष्य, नंबर 9 है अश्लेषा है और नंबर 10 है माघा और नंबर 11 है पूर्वा फाल्गुनी, नंबर 12 है उत्तरा फाल्गुनी, नंबर 13 है हस्त, 14 नंबर है चित्रा और 15 है स्वाति और 16वां है विशाखा और यहाँ पर 17वां है अनुराधा और 18वां है ज्येष्ठा और 19 है मूल और 20 है पूर्वाषाढ़ और 21 है उत्तराषाढ़ और 22 है श्रवण और 23 है धनिष्ठा और 24 है शतभिषा, 25 है पूर्वा भद्रपद और 26 है उत्तरा भद्रपद, 27वां है रेवती। तो यहाँ पर 27 नक्षत्रों को बताया। तो ये है चंद्रमा इन्हीं नक्षत्रों के सापेक्ष पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यहाँ पर बताया भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी कल्पना की है। तो यहाँ पे 28 भी हो चुके हैं। तो यह रहा नक्षत्र के बारे में। अब आगे बात करते हैं योग। तो योग के बारे में यहाँ पर योग चंद्रमा और सूर्य की सम्मिलित यात्रा की दूरी को ज्ञात करने का तरीका है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा की गति में 13 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला का अंतर होता है तब एक योग होता है। एक योग की औसत अवधि 60 या 24 घंटा होती है। यह कम या ज्यादा भी हो सकती है। योगों की कुल संख्या 27 होती है जो निम्न है। नंबर 1 विषय कुंभ है, नंबर 2 प्रीति, नंबर 3 है आयुष्मान, नंबर 4 है सौभाग्य, नंबर 5 है शोभना, नंबर 6 है अतिगंड, नंबर 7 है सुकर्मा, नंबर 8 है धृति, नंबर 9 है शूल, नंबर 10 है गंड, 11 है वृद्धि, 12 है ध्रुव, 13 है और यहाँ पे 13वां है व्याघात, 14 है हर्षण, 15 है वज्र और वज्र।
और यहाँ पे 16वां है सिद्धि, 17वां है व्यातिपात है, 18वां है वालियान और 19वां है परित है, परिग है। और यहाँ पे 20वां है शिव है, और 21वां है सिद्ध है, और 22वां है साध है, 23वां है शुभ है, 25वां है 24वां है शुक्ल है, और 25वां है ब्रह्म है, 26वां है ऐन्द्रा, और 27वां है वैद्युति। तो यहाँ पे 27 योगों की कुल संख्या 27 होती है, जो निम्न है यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पे योग बता दिया गया। इस तरह से यहाँ पर हिंदू पंचांग का यह टॉपिक पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर बताया गया था जिसमें वार, तिथि, करण, योग, नक्षत्र, तो ये शामिल है हिंदू पंचांग में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।